Hello students, I welcome all of you on my world of logics. I am CS Mayank अग्रवाल और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सीरीज का आज एक और बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर मैं लेने जा रहा हूं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के शुरुआती 6 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ मिसचीफ या हिडन्स रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और रूल ऑफ एजेसडम जनरस। उसके अलावा नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन अभी हम लोगों ने देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट भी हमने देखा। हर एक कॉन्सेप्ट को केस लॉस की मदद से डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है, लेकिन डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ लर्निंग होता है वो होता है आंसर राइटिंग सेशन, जिसमें हम आंसर लिखना सीखते हैं। क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को आती है वो आती है आंसर राइटिंग सेशन में। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए खास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किया गया, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, इसके बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा की थी। एक क्विक रिवीजन करते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिससे कि आज के इस सेशन का एक बेस तैयार होगा। सो गाइस, कल की क्लास में हम लोगों ने एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखा था और वो था इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अ जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल ऑफ व्हिच इट इज वूवन बट ही कैन एंड ही शुड आयरन आउट द क्रीजेस कमेंट। मॉड्यूल का एक लाइन जो आपको एग्जाम में पूछा गया है 4 नंबर के लिए, ये क्वेश्चन बच्चों को अटेम्प्ट करना सीखना होगा, क्योंकि जो 2023 का जो दिसंबर अटेम्प्ट था न्यू सिलेबस का सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों को जो पेपर आया था जेआईजीएल का उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे ज्यादा, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, केस लॉस से भरपूर थे। तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके जेआईजीएल के पेपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा सकते हैं जून 2024 के लिए। तो मैं आपको प्रिपेयर इसी तरीके से कराऊंगा जिससे कि आप किसी भी प्रकार के इनडायरेक्ट क्वेश्चन को ठीक तरीके से लिख सकें, सो दैट आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल सके। क्योंकि डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के माध्यम से हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीप में समझ रहे हैं, तो आंसर राइटिंग के माध्यम से हम उसको लिखना भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। इस क्वेश्चन का एसेंस क्या था पहले आपको वो समझना होगा, और उसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा कि इसमें आप क्या क्या चीजें लिखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, in the interpretation of statutes a judge must not alter the material of which it is woven but he can and he should iron out the creases। ये स्टेटमेंट पहले तो इंटरप्रिटेशन के कॉन्सेप्ट को समझा रहा है। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 पार्ट में लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा एक्सप्लेनेशन और तीसरा कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन में दिए हुए स्टेटमेंट कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हो रही है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। सो इन इंट्रोडक्शन पार्ट यू विल राइट व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय व्हिच द जुडिशरी और कोर्ट डिराइव द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ व्हिच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। इसके बाद इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताया गया है कि जज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है इंटरप्रिटेशन करते समय। तो जज को इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब वो इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे किसी भी लॉ का, तो उन्हें लॉ को चेंज नहीं करना है, लॉ में दिए हुए शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, जो एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहे हैं, उन वर्ड्स को क्लियर करना है थ्रू प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जज की ड्यूटी की बात की जा रही है कि इंटरप्रिटेशन के दौरान उसे किस तरीके से एक्ट करना है। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट को हम किस तरीके से फ्रेम आउट करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे दैट द गिवन स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल एंड लिमिट्स ऑफ द कोर्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ। किसी भी लॉ के किसी भी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट का क्या रोल होगा और उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस है, उसकी बात कर रहा है ये स्टेटमेंट। उसके बाद आप स्टेटमेंट के कुछ शब्दों को समझाएंगे, जैसे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है मटेरियल। He should not alter the material of which it is woven। तो मटेरियल शब्द का, मटेरियल का मतलब क्या है? लॉ में यूज होने वाले वर्ड्स और फ्रेजेस।
तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट दिया है दैट द जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल ऑफ विच इट इज वूवन, इसका मतलब यह है कि कोर्ट को, जज को किसी भी प्रकार से लॉ में दिए हुए शब्दों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, उसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना है। ये स्टेटमेंट, ये इंटरप्रिटेशन जो है वो इस शब्द से आता है दैट ही कैन एंड ही शुड आयरन आउट द क्रीजेस, जो ये इंडिकेट करता है कि जज को सिर्फ एम्बिग्विटी हटाना है, एम्बिगुअस वर्ड्स का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके। तो दो शब्द या दो स्टेटमेंट, द जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल ऑफ विच इट इज वूवन, कहने का मतलब कि जो वर्ड्स लिखे गए हैं लॉ में उसको आपको चेंज नहीं करना है। ही कैन एंड ही शुड आयरन आउट द क्रीजेस ओनली, इसका मतलब है कि वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन करेंगे जो एम्बिगुअस वर्ड्स है ताकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। कंक्लूजन पार्ट में हम लिखेंगे कि जो जज है उन्हें लॉ को चेंज नहीं करना है, बस उन्हें प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के माध्यम से क्लैरिटी देनी है। He should only give clarity through interpretation। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं जो कि है हमारा प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पे आधारित। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा क्योंकि आप लोगों को आंसर प्रॉपर में लिखवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है, when interpreting the statutes the literal meaning should always prevail unless it leads to manifest absurdity। कमेंट, लॉ को इंटरप्रिटेशन करते समय जो लिटरल मीनिंग है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जब तक के लिटरल मीनिंग से कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। ये इस स्टेटमेंट का हिंदी अनुवाद है। इससे आपको कॉन्सेप्ट पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट डिनोट करता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिलेशन किस कॉन्सेप्ट से है। तो यहां पे हम लोगों ने प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में पहला रूल पढ़ा था, दैट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन यही कहता था दैट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन द वर्ड्स, phrases or sentences used in the law must be interpreted in their ordinary, grammatical, popular and literal sense unless it otherwise states or unless it leads to manifest confusion or absurdity। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, आप फटाफट लिख लेते हैं। दूसरी तरफ इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले फ्रेम आउट करना पड़ेगा क्या लिखना है क्या नहीं। तो फर्स्ट यू हैव टू राइट इन द इंट्रोडक्शन दैट द गिवन स्टेटमेंट डिनोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हम इस पूरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले फ्रेम आउट तैयार कर लेते हैं, फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले हम स्टार मार्क करके इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट लिटरल रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन है। दूसरा स्टार मार्क करके एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जिसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन कहता क्या है। दूसरा, उसको समझाने के लिए हम कुछ केस लॉस की मदद लेंगे। तीसरा, हम किसी दूसरे रूल का एक केस लॉ लेंगे जिसकी मदद से हम ये समझाएंगे कि उस पर्टिकुलर केस लॉ में लिटरल कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन होता तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी और इस वजह से क्यों लिटरल कंस्ट्रक्शन का यूज नहीं हो रहा है। और इस तरीके से जब हम 4 पॉइंट्स का यूज करेंगे तो हमारा आंसर पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा और ये आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा। क्लियर है बेटा? चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 2, साथ साथ में लिखते जाइएगा। ये आपका मार्जिन है। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ द लाइन लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप चाहें तो बॉक्स में डाल सकते हैं या डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। फिर एक लाइन छोड़ के स्टार मार्क करके लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट
reflects the concept of rule of literal construction. यहां पे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन को आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ के स्टार मार करके लिखेंगे। या तो आप स्टार मार करके सिर्फ एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ के बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन according to rule of literal construction the words phrases and sentences used in the law are to be construed, आप इंटरप्रेटेड शब्द भी लिख सकते हैं, are to be construed in their ordinary, popular, grammatical and literal sense unless it creates absurdity। ठीक, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे इन केस ऑफ। अब यहाँ पे आप कोई भी केस लिख सकते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, जब हम लोगों ने रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इस तरीके से देखा था और इसमें हमने समझा था कि क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, और दूसरा हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जो केस लॉज है। अब आपके पास दो तरीके हैं इसको लिखने के। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्टली केस लॉ लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ प्रिंसिपल लिख सकते हैं कि जो भी वर्ड्स है उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली केस लॉ के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ उसमें मैं डायरेक्टली केस लॉ की मदद ले रहा हूँ। ठीक है, राम अवतार बुधई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर का और मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड, दो केस हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ राम अवतार बुधई प्रसाद
versus assistant sales tax officer. The word beetle leaves was removed from the tax exemption list but tax exemption list and hence charged by the sales tax department. The assessee contended that the word beetle leaves should be interpreted as vegetables as per the dictionary meaning or as per the literal meaning of as per the dictionary meaning as per the dictionary meaning and hence should be exempted from tax as the vegetable was exempted from sales tax. However, this leads to this interpretation would lead to defeat the intention of legislature to charge tax on beetle leaves as they have specifically removed it from exemption list, but keeping the vegetables as exempted.
क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। एक बार मैं अभी पूरा इसको समझा दूंगा। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। लास्ट में वी विल राइट द कंक्लूजन, स्टार मार करके लिखेगा। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन we conclude that the rule of literal construction is applied unless it the rule of literal construction is applied unless it leads to manifest absurdity. ठीक है? So this is how you have to write the answers in your exam. एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूँ कि इस आंसर को हमने क्या किस तरीके से लिखा है और इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था बेटा? क्विक रिवीजन कर लेते हैं। when interpreting the statement, the literal meaning should always prevail unless it leads to manifest absurdity. इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो कौन से कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो स्टेटमेंट है उसमें ये कह रहा है कि जो भी वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस लॉ में यूज किए गए हैं उसे उसके ऑर्डिनरी, पॉपुलर, ग्रामेटिकल और लिटरल सेंस में समझना है, जब तक कि उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाता है। इसमें हमने एक केस का रेफरेंस लिया, राम अवतार बुधई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर, जिसके अंतर्गत जो वर्ड था बीटल लीव्स, उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया गया इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक्ट जो सरकार है उसके द्वारा बीटल लीव्स, या जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा बीटल लीव्स को एग्जम्पशन लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था। इसीलिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया। एसएससी का कंटेंशन ये था कि बीटल लीव्स को वेजिटेबल के तौर पे कंसीडर किया जाना चाहिए एज पर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वेजिटेबल, और इसलिए इसको एग्जम्पशन मिलना चाहिए। हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन अगर हम लिटरल सेंस में या डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से करें, तो जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन था कि बीटल लीव्स को हटाना है एग्जम्पशन लिस्ट से, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगाना है, ये डिफीट हो जाता। और इसी वजह से यहाँ पे जो एसएससी का कंटेंशन था उसको मान्य नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स को एग्जम्प्टेड रखा हुआ है और बीटल लीव्स को हटा दिया गया। इसका मतलब लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्लियर है कि भैया बीटल लीव्स को हम वेजिटेबल नहीं मान रहे हैं और वेजिटेबल और बीटल लीव्स के ऊपर हमें टैक्स लगाना है, इसलिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं। तो यह जो इंटरप्रिटेशन होगा ये इसलिए नहीं, मतलब यहाँ पे लिटरल कंस्ट्रक्शन या ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल मीनिंग इसलिए यूज हमने नहीं किया, डिक्शनरी मीनिंग का एप्लीकेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो इससे समझ में आता है कि लिटरल कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन आपको तभी करना है जब यहाँ पे किसी प्रकार का एब्सर्डिटी ना हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से एक और केस लॉ हुआ था जब हमने स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट देखा था हिडन्स रूल में, जिसमें जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उनका कंटेंशन ये था कि यहाँ पे सॉलिसिटेशन से मना किया गया है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस और स्ट्रीट में, जबकि हम तो सॉलिसिटेशन कर रहे हैं हमारे बालकनी में
खड़े होके या विंडोज में खड़े होके, जो कि प्राइवेट प्लेस में आता है, वो ना स्ट्रीट में आता है ना पब्लिक प्लेस में आता है। तो अगर वहां पे हमने स्ट्रीट शब्द को लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंटरप्रेट किया होता तो उस हिसाब से तो प्रोस्टिट्यूट बच जाते, लेकिन यहाँ पे लिटरल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके एब्सर्डिटी हो रहा था, लिटरल कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन करके कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। इसी वजह से वहां पे हिडन्स रूल को अप्लाई किया गया और हिडन्स रूल के अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर का इंटेंशन देखा गया कि जो लॉ पास किया गया था वो क्या रेमेडी प्रोवाइड कर रहा था, उसका रीजन क्या था, और उसके हिसाब से उन प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर चार्ज लगाया गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से आंसर लिखना है। ऐसे ही और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक ही बात कहूँगा, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आता है और अगर आप JIGL के कंप्लीट लेक्चर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ऐप में जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का भी लिंक दिया और इस कोर्स का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।